जो शूज़ लेकर अगर आएँ तो उनका जो है मेकओवर भी कर पाऊँ, कलर करेक्शन भी कर पाऊँ, कलर डाई भी कर पाऊँ, और उनका जो भी पार्ट्स अगर मिसिंग है या ख़राब हो चुका है तो पार्ट को बदल के उसको पहनने लायक बना दूँ। रिपेयर करेंगे तो वो ऐसा फ़ाइन रहेगा कि उनको पता है कि उन्होंने रिपेयर करवाया है, लेकिन देखने वाले बंदों को पता नहीं चलेगा। 40 साल बम्बई में एक दुकान में। 40 साल 40 साल। उनका पूरा कपड़े की लॉन्ड्री आपने बहुत देखी होंगी, आपने सर्विस सेंटर गाड़ियों की बहुत देखी होंगी, पर आज हम आपको जूते का लॉन्ड्री और जूते का सर्विस सेंटर दिखाने आए हैं पटना के बोरिंग कैनाल रोड। देखिए इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर चलता है जूते का सर्विस सेंटर और जूते की लॉन्ड्री। देखिए अक्सर आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर आप सर्विस सेंटर का नाम सुनते ही आप गाड़ियों के प्रति सोचने लगते हैं, लॉन्ड्री का नाम सुनते ही आप कपड़ों के प्रति सोचने लगते हैं, मगर आज ये दोनों ही शब्द सुनने के बाद जूतों के प्रति सोचिए। और ये सोच कहाँ से आया, इन तमाम बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो ऑनर हैं वो खुद है। पहले तो आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शाजिया कैसर है। साजिया जी, सबसे पहले आपका ये सेटअप कैसा है और कैसे आप इसे रेगुलेट करती हैं, आप साथ में चल के वो तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि ताकि हमारे दर्शक भी ये तमाम चीज़ें देखकर आप तक पहुँचे। साजिया जी, बात करते हुए हम लोग वो तमाम चीज़ें देखेंगे। देखिए ये साजिया जी का वही जगह है जिसे जूतों का सर्विस सेंटर कहते हैं भैया। चलिए अब हम ऊपर की ओर आ जाते हैं। साजिया जी के जूतों के सर्विस सेंटर में आ गए हैं, यूँ कहें जूते की लॉन्ड्री में आ गए हैं, और यहाँ देखिए तमाम लोग रिपेयरिंग में लगे हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि ये जो शूज़ है ये अभी मतलब हम बुकिंग के हैं, मतलब ये कस्टमर ने दिया है। अच्छा। ये रॉ है, इनको ठीक करना है। अच्छा। इसी में किसी में पेस्टिंग उखड़ा हुआ है, किसी का क्लीनिंग कराना है। एक हम हाथ में ले लेते हाँ, हैं। ये अच्छा, इसमें क्या कराना है साजिया? इसमें जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें जो ये इनका उखड़ा हुआ है ना, इसको पेस्ट करना है। अच्छा, ये इंसोल है, इंसोल चेंज करना है इनका, मतलब ये फटा हुआ है पूरा, ये आप देख सकते हैं। हाँ। पूरा फटा हुआ है, तो इसका इंसोल बना के हम इसमें डालेंगे। अच्छा, ये पूरा नया हो जाएगा फिर हाँ, से? ये नया हो जाएगा। अच्छा, इसका कॉस्ट कितना आपने लिया है? इंसोल का जैसे वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर रेक्सिन का बनवाते हैं तो आपको 150 के करीब लगेगा, और अगर लेदर का आप बनवाते हैं तो वो 250 से 300 लगेगा। अच्छा साजिया जी, आप बचपन से ही इन चीज़ों में रुचि रखती थी या फिर सडनली आपको हुआ कि नहीं, जब कोई नहीं तो हमें यहीं आगे बढ़कर एक नया सेटअप लाना होगा? शूज़ से तो मेरा दूर दूर से नाता नहीं था, मतलब इंटरेस्ट था मेरा, बट जानकारी नहीं थी। अगर टेक्निकल की बात करूँ तो मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं था। अच्छा। फैशनेबल तो जो भी नए नए शूज़ आते हैं वो सब पहनना, ये सब चीज़ का शौक था। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था? नहीं, तो? मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा जी अच्छा, डॉक्टर बनना था, किसी और चीज़ का बन गई जी, शूज़ की बन गई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप उस फील्ड में थी जहाँ पर तमाम वो चीज़ें बताई जा रही थी जिससे इंसानों का सही उपचार हो सके, फिर अचानक इस फील्ड में आना, पढ़ाई करते करते इस फील्ड में आए या फिर आगे आप बढ़ चुके थे? देखिए, ये मुझे यही मतलब शूज़ करना है ऐसा करके पहले से मेरा ड्रीम नहीं था। अच्छा। पहले मेरा ड्रीम था कि मुझे फिजियोथेरेपी करके अपना वो सेटअप डालना है, अपना वो करना है। ठीक है। बट जब आप फैमिली में आ जाती है एज अ वुमेन, आपके लिए प्रायोरिटी आपकी फैमिली, आपके बच्चे वो हो जाते हैं। तो अगर एक वो बात करें कि अगर एकदम से भी मैं करियर ओरिएंटेड अगर बन जाऊं तो वहाँ पे भी सेल्फिशनेस आ जाता है, और एकदम से भी अगर छोड़ दूं तो वो भी बेकार, भाई हमने फिर पढ़ाई क्यों की, फिर मेरे वजूद का क्या पहचान। तो उसके लिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना है जिससे कि मैं अपने फैमिली को भी हैप्पी रखूं और अपने सपनों को भी हैप्पी रखूं। तो उसके लिए मुझे लगा कि बिजनेस में इंटरेस्ट मुझे इसलिए आया क्योंकि एक तो मैं वक्त को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती हूँ, जैसा ज़रूरत हो यूज़ कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ थी कि हम अपने खुद को रोज़गार देने के साथ मैं और 10 लोगों को भी दे सकती हूँ। तो ये इंटेंशन था। और जहाँ तक बात है शूज़ की, तो शूज़ मेरा रिसर्च था। अच्छा। रिसर्च के दौरान मुझे लगा जब कि अभी मुझे बिज़नेस करना है तो क्या करना है, क्योंकि मुझे देख के या मुझे एजुकेशन से आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत फैशन कॉन्शियस हूँ, या फिर फैमिली में किसी ने कोई बिज़नेस किया है तो मैं चलो उसको ज्वाइन कर लूँगी। तो ऐसा कोई भी मुझे इंफॉर्मेशन अपनी फैमिली से मिलने वाली नहीं थी, और ना मेरा खुद का ऐसा इंटरेस्ट था।
ना ब्यूटिशियन में था, ना अगर अगर औरत की बात करें तो दिमाग में पहले आता है कि हम पार्लर खोल लें, या तो हम बुटीक खोल लें, या तो कुछ मतलब वुमेन से रिलेटेड कुछ और काम कर ले। बट मुझे किसी कोई भी चीज़ नहीं आता था, तो मुझे लगा कि काम भी ऐसा करूं जो मार्केट में है ही नहीं। तो जब रिसर्च किया तो पता चला कि भाई अगर हर एक प्रोडक्ट का अपना सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवेयर का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। तो उस वक्त जब मैंने शुरू किए थे तो उस वक्त दिमाग में लॉन्ड्री था कि उसको साफ़ सफाई होना चाहिए, तो लॉन्ड्री बोल के मैंने स्टार्ट किया। मुझे लगा कि जब तक मैं शुरुआत नहीं करूँगी तो पता कैसे चलेगा, तो चलो ठीक है एक बार मैं स्टार्ट करके देखती हूँ, अगर बाय द वे फ्लॉप हो गया तो फिर मेरा प्रैक्टिस है ही, मैं फिर कभी तब तक बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो मैं ज्वाइन कर लूँगी, ये सोच के मैंने स्टार्ट किया। लेकिन लॉन्ड्री से जब लोगों का फीडबैक मिलने लगा, उनका रिस्पॉन्स मिलने लगा, उनके ब्लेसिंग्स मिलने लगे, तो फिर लगा कि नहीं ये तो सही है। और मुझे भी ना मज़ा आने लगा, मुझे मोहब्बत हो गई इससे। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं अब तो मुझे इसी के साथ रहना है। तो फिर इस पे और फिर जब कस्टमर का अपना फीडबैक लेने लगी तो पता चला कि उनको लॉन्ड्री से ज़्यादा नीड है रिपेयरिंग का। तब मुझे ये आइडिया आया कि अरे सही बात है, सर्विस सेंटर फिर मैं क्यों ना इसका तो फिर मैंने और भी सर्विसेज को रिसर्च करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके, उसको डेवलप करके वो सारे सर्विसेज मैंने ऐड किया, ताकि जो शूज़ लेकर अगर आएँ तो उनका जो है मेकओवर भी कर पाऊँ, कलर करेक्शन भी कर पाऊँ, कलर डाई भी कर पाऊँ, और उनका जो भी पार्ट्स अगर मिसिंग है या ख़राब हो चुका है तो पार्ट को बदल के उसको पहनने लायक बना दूँ। सजिया बन गए जूतों की डॉक्टर। जूतों के डॉक्टर। अच्छा सर जी, ये बताइए कि आपसे जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप किसी दूसरे फील्ड में काफ़ी लंबे दूरी तक निकल चुकी थी और उसके बाद फिर आप बैक आई। जी हाँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब मुझे मिली थी, वो टीचर वाली जो मैंने किशनगंज में 2 साल किया। मेरा मन नहीं लगा, मुझे बंधन किसी भी चीज़ का पसंद नहीं है, मुझे आज़ाद रहना, आज़ादी। तो इसीलिए मैंने करियर में भी आज़ादी चूज़ किया, तो वो मुझे बिज़नेस में मिला। तो ये जो है मैंने उसको रिज़ाइन दिया और मैं चुपके से आ गई कि मुझे नहीं करना है, अगर जॉब ही करना है तो मैं प्राइवेट कर लूँगी। फिर तो सवाल बहुत खड़े हुए होंगे। हाँ ऑब्वियस है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने रिजिग्नेशन दे दिया था, बट घर नहीं, मैंने रिजिग्नेशन नहीं दिया था, मैंने लीव विदाउट पे का एप्लीकेशन दे दिया था कि अगर बहुत ज़्यादा घर वाले मुझे प्रेशर डालेंगे तो मैं जाके ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन इन लोगों को मैंने बोला कि मैंने रिज़ाइन दे दिया है। तो शुरू में हुआ जब उनको ये लगा कि इसने रिज़ाइन दे दिया है तो अब कोई चांस ही नहीं है, तो फिर धीरे धीरे उनका ख़त्म हो गया। तो तब तक मेरी नौकरी अपने आप ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। खैर अब बीच में कोरोना काल का वक्त रहा साजिया जी, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा, क्योंकि एक अच्छा सेटअप आपने लगाया है। कुछ लेना है? अंदर देखो, उधर तो इधर देखो, आप साइड से। हम पॉज में हैं, चलिए ठीक है। तो कोरोना काल का वक्त रहा साजिया जी, ऐसे में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आपको। उन कठिनाइयों का कैसे सामना किया और उन चुनौतियों का कैसे सामना किया? देखिए वो हार्ड टाइम तो सबके लिए था, तो सबने यही कहा कि अरे मतलब जूता तो एकदम बंद ही करना पड़ेगा ये, क्योंकि अभी लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो बात तो सही है, लोगों को जब निकलना ही बंद था तो वो सर्विस कहाँ से लेंगे। तो उस वक्त पॉज करके रखा मैंने, मतलब पॉज कर दिया मैंने, कुछ नहीं, ना नेगेटिव सोचा ना पॉजिटिव सोचा। मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। तो उस वक्त मेरा एक ही शॉप था, तो उसको मैंने किसी तरह से मतलब उसको मेंटेन रखा कि ताकि ज़िंदा रहे। तो बाकी देखा कि जैसे सबका कुछ अगर नहीं होना होगा तो ठीक है, तब देखा जाएगा। तो मैंने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा था। मुझे लगा कि लोग तो ऐसा नहीं है कि ना लाइफ ख़त्म हो जाएगी, अगर लोग वापस से चलना शुरू करेंगे तो मेरा भी बिजनेस फिर चलने लगेगा। अच्छा, हस्बैंड ने तो सवाल किया ही होगा, साथ ही साथ आपके गार्जियन ने भी आप पर एक मुश्त रकम खर्च किया कि मेरी बेटी जो है वो आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा दीक्षा आपको हासिल करे। जब आप जूतों की डॉक्टरी कर रही थी, मतलब इंटरेस्ट जब रिसर्च कर रही थी आप, और आपने जब जूतों का आप जब डॉक्टर बन चुकी थी, फिर तो सवालों का बौछार हुआ ही होगा। उन सवालों का जवाब कैसे दिया? आप बता रही थी पिताजी ने भी कई सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब आपके पास नहीं था। देखिए हाँ, ये बात तो सही है कि फादर ने यही बोला कि अगर तुमको यही करना था तो मैंने बेकार तुम पे इतना पैसा खर्च किया, तो वो बात थी। लेकिन शादी के बाद आपका मेन गार्जियन आपके हस्बैंड हो जाते हैं, तो फादर भले दिल में हो, मतलब खुल के उतना वो नहीं बोल सकते, बट एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। तो
तो उनका चलता भी नहीं है। तो मुझे लगा कि भाई कौन आदमी है जो मुझे परमिशन दे, तो मैंने फोकस हस्बैंड को किया। तो कि ये बंदा अगर हाँ बोल दिया तो फिर बाकी की मुझे कोई परवाह नहीं है। हस्बैंड ही डिग्री दे सकते हैं, वो हाँ डॉक्टर हाँ। वाले। तो जब शादी कर दिया तो फिर उनका पापा का तो वो ख़त्म हो गया ना, तो हस्बैंड का आ गया। तो फिर हस्बैंड ने, जब मैं रिसर्च करती थी ना, तो वो मुझे ना काफ़ी गहराई से देखते थे कि रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पागलों की तरह, मतलब वो बोलते थे कि चलो सोने जाओ, तो मैंने हाँ आ रही हूँ। तो मतलब इतना जुनून देखकर ना उनको हिम्मत नहीं हुई कि मुझे मना करे। अच्छा, इस सर्विस सेंटर, इस लॉन्ड्री में साजिया जी एक ऑनर की भूमिका में है, या फिर जितने लोग यहाँ काम करते हैं उनके साथ साथ सहयोगी बनकर? साजिया जी यहाँ सब कुछ है, मतलब इनकी फ्रेंड भी है, इनकी दीदी भी है, इनकी बॉस भी है और इनकी प्यून भी है। अच्छा, सारा भूमिका सारा में। भूमिका है। अच्छा, कैसे साजिया जी, कैसे आप गाइड करती हैं, कैसे चीजें जैसे करती हैं? कोई यहाँ पे भी, क्या हो रहा है? हाँ, जैसे यहाँ पे ये जो है ना रिपेयरिंग वर्क हो रहा है, तो इसके इस क्या था कि इनका पूरा दोनों सोल जो है ना वो मतलब पूरा निकला हुआ था। अच्छा। तो जिनका है उनका था कि मेरा एकदम पहले जैसा आप बना दीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनका पूरा फुल पेस्टिंग इनका किया गया है। और जो हमारा प्रोसेस है, हम अपनी सर्विस पे वारंटी भी देते हैं 1 मंथ का अपने अच्छा। पेस्टिंग का। जी जी, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिर करके देंगे आपको। अच्छा। तो और उसके बाद फिर वापस इसमें देखिए ये जो भी है डाइंग वगैरह हो रहा है, ताकि जब उनको हम देंगे तो उनको लगेगा ही नहीं कि उनका वो पुराना शूज़ है, वो नए जैसा बिल्कुल नया हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कितना पैसा क्या है? आप एक मुश्त रकम जो है फिक्स करके रखी होंगी? नहीं देखिए, क्योंकि ये एक कोई फिक्स नहीं, जैसे क्लीनिंग है वो एक पार्ट फिक्स होता है, लेकिन जैसे क्लीनिंग का क्या लेती है? क्लीनिंग का 300 लेती हूँ जी। और जैसे रिपेयरिंग है ना, वो डिपेंड करता है कि जूते की उसका बीमारी कैसी है। बीमारी कैसा, उसी अकॉर्डिंग उसका प्राइस हाँ, लगता है। क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं कि आप जूते की डॉक्टर नहीं हैं, तो हम लोग बीमारियों पे बात करेंगे। किस किस तरीके का जूतों की बीमारी जो है वो आप ठीक कर देती हैं? ऑलमोस्ट हमारा ये रहता है कि जहाँ तक हो सके हम उसको जो है ना मतलब वो कंप्लीट पहनने लायक बना दें। हमारा ये इंटेंशन रहता है कि पहनने लायक बना दें। अगर उसका कोई पार्ट अगर डैमेज है तो वो पार्ट रिप्लेस कर देंगे। अगर वो रिपेयरेबल है तो वो हम उसको रिपेयर कर देंगे। और रिपेयर करेंगे तो वो ऐसा फाइन रहेगा कि उनको पता है कि उन्होंने रिपेयर करवाया है, लेकिन देखने वाले बंदों को पता नहीं चलेगा। कितने सालों से ये सर्विस सेंटर और ये लॉन्ड्री चला रही है? मतलब अभी जितना सिस्टमेटिक और इक्विप्ड हुआ है वो पहले तो नहीं था। तो ऑब्वियस सर्विस भी पहले थोड़ी सी डल थी। अब दिन ब दिन सर्विस हमारी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और ये ऑलमोस्ट आप सही तरीके से अगर बोला जाए तो 2018 से हमारा लाइनअप हो गया था। चलिए मान लेते हैं 4 सालों से। हाँ, अच्छा, 4 सालों से आपने प्रॉपर सेटअप किया है ये। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? अभी तक दे चुकी है, अभी कितना दे रही हूँ। दोनों बता दीजिए आप। अभी तक तो मुझे लगता है कि जब लगभग अगर 2014 से मैं बात करूं तो लगभग 60-70 लोग तो आए गए। अच्छा। अभी करंटली जो है, क्योंकि अब हमारे पास जो भी कारीगर हैं वो मतलब मैं मुंबई से उठा के लाई हूँ उनको। अच्छा, मुंबई के कारीगर को आप पटना ले मतलब आए? हैं बिहार के, हाँ। मुंबई में काम कर रहे थे। जैसे होटल ताज के लिए वो शूज़ बना रहे थे उनके एम्प्लॉय के लिए। अच्छा। तो उनको फिर इसमें, आप किस में थे सागर जी? हम तो थे ये अंबर फुटवेयर, मेट्रो का माल बना के देते थे। अच्छा, मेट्रो तो अच्छी बड़ी हाँ कंपनी हाँ, तो वहाँ के कारीगर को जब पता चला कि ये बिहार के हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमने कहा वहाँ कितना मिल रहा फिर है। तो सब खोजने लगा होगा ये साजिया है कौन जो हमारे कारीगरों को लेकर भाग ये जाती तो है। रेफरेंस उनको नहीं पता कि उनको पता है, नहीं उनको नहीं पता है। ये एक दुकान में 40 साल रहे हैं। 40 साल 40 साल बम्बई में एक दुकान में। 40 साल। 40 साल। तो पूरा पूरा अपना जो है ना जवानी वही निकाल दिए। अच्छा। अभी उसके बाद लगा कि जब यहाँ पे जैसे ऑब्वियस काम नहीं था, उस तरह का पेमेंट नहीं मिल रहा था, तो कोई भी आदमी जाएगा ही फैमिली को छोड़ के। लेकिन वो जो दर्द था इनका कि साल में एक बार आना, तो जब मुझे पता चला कि ऐसे कारीगर मैं तलाश कर रही थी कि जो वेल जानकार हो, तो मैंने मतलब जैसे मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं ना, वहाँ पे इनकी वाइफ ये है एनम है। तो पता चला तो उनसे हमने इनको मंगवाया। ये अच्छा, छुट्टी में आए हुए थे कितना अर्न कर लेते हैं आप? कितना कमा लेते हैं वहाँ प्रॉफिट? पे, वहाँ से नहीं, ये सर्विस सेंटर से। ये। हाँ, यहाँ से आप कितना करते अच्छा, हम मेरा पर्सनल मेरा सैलरी कितना लेती हूँ? हैं? नहीं, ये प्रॉफिट कितना होता है इस सर्विस सेंटर से?
प्रॉफिट तो फ्लक्चुएट करता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज बोला जाए तो 50 से 60। 50 से 60,000 रुपये आप हाँ। ये कर लेते हैं। और ये पूरा सेटअप आप लगा चुकी हैं? हाँ, सेटअप लगा है, और बहुत सारा हमारा अभी ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ मशीनरीज वगैरह, वो आके अच्छा, इधर जो जूते हैं वो बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। हाँ, ये जो रूम है ये हमारा रेडी है। इसमें कुछ कुछ शूज़ जो डिलीवर होते हैं यहाँ पे रहते हैं, ये रेडी होके, और यहाँ से फिर वो डिलीवर जाते हैं। यहाँ से फिर डिलीवर जाते हैं। अच्छा, कितने कारीगर हैं आपके पास यहाँ पटना में? पटना में 2 मेरे पास ट्रेंड कारीगर हैं, अच्छा। 2 हेल्पर हैं, और बाकी तो जैसे शॉप के लिए अलग अलग मतलब स्टोर कीपर हैं, पिक एंड ड्रॉप के लिए डिलीवरी बॉय हैं, ये सब हैं। अच्छा, ये प्रॉपर सेटअप है आपका। तो आप देख सकते हैं, हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अक्सर आपने सर्विस सेंटर का नाम सुना तो आपके जहन में गाड़ियाँ आई। अब हम आपको वो सर्विस सेंटर लेके आए जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं, जूते दिखेंगे, चप्पल दिखेंगे। अक्सर आपने लॉन्ड्री का नाम सुना तो आप के जहन में आई होंगी कि भाई कपड़े धोने का, मगर कपड़े धोने का नहीं है, आज जूते धोने का लॉन्ड्री है। ये देखिए, इसमें जूते धुलाते हैं, ये चीज़ें। अब अंदर आ जाते हैं। हाँ। ये शूज़ क्लीनिंग, जैसे हर एक शूज़ का ना अलग ट्रीटमेंट होता है, अच्छा। सब एक जैसा नहीं होता। जैसे स्पोर्ट शूज़ है, उसको आप वेट क्लीनिंग करते हैं, तो वेट क्लीनिंग के लिए ये हमारा जगह है। जैसे आपका लेदर का है, वो स्टीम क्लीनिंग होता है, तो उसके लिए स्टीम से क्लीनिंग होती है। और जो आपका स्वेड और न्यूबक का है, वो मॉइस्चर क्लीनिंग होती है, तो उसका मॉइस्चरिंग होता है। यानी सारा सेटअप है आपके पास। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ आप अपने जूतों को बिल्कुल साफ़ करवा सकते हैं। हम एड्रेस साजिया जी से ही चाहेंगे कि वो बता दें प्रॉपर एड्रेस, ताकि हमारे व्यूअर्स भी यहाँ तक पहुँच सकें। एड्रेस जी, पटना में आपको 5 लोकेशन से आप हम तक पहुंच सकते हैं। फ्रेजर रोड में फजल इमाम कॉम्प्लेक्स के अपोजिट, पटना डायलिसिस के बगल वाला जो है बिल्डिंग, उसी में है। बोरिंग केनाल रोड में आपको नियर साकेत गैलेक्सी या ब्लैकबेरी के बगल वाले गली जो है उसी में है। तीसरा है आपको अनीशाबाद गोलंबर के पास जो पहला पेट्रोल पंप है जो ख़राब है, उसके बगल वाला बिल्डिंग, वहाँ पे सब जगह रिवाइवल का बोर्ड लगा हुआ है। आशियाना दीघा रोड में जो डीडी अपार्टमेंट है, डीडी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में ही हमारा शॉप है, बिरयानी महल के बगल में। और कुर्जी के पास जो हमारा 5वां ब्रांच है, वो आपका जो है लोयला स्कूल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा वहाँ पे बोर्ड आपको दिख जाएगा। तो आपने सुन लिया साजिया जी को। साजिया जी ने तमाम चीज़ों को काफ़ी बारीकियों से और स्पष्ट। और हमारा पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी है, तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और हमारा बंदा जो है आपके घर से पिकअप एंड ड्रॉप भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये फिर तो आने की आवश्यकता ही नहीं है, घर से ही आपका शूज़ जो है वो व्यक्ति पहुंच जाएगा लेने के लिए, और यहाँ नया करके पुनः आपको मिल जाएगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। वसीम खान, लाइव सिटीज़, पटना।